और सुप्रीम कोर्ट के हम जिक्र कर रहे हैं तो सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रुद्र जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और जेल से सरकार चलाने को लेकर, इसमें आपकी सलाह और आपका जो ओपिनियन है वो बहुत अहम हो जाता है इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि कहा जा रहा है संविधान में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। तो कानून, देश का संविधान क्या कहता है? प्रैक्टिकली ये सही है, गलत है? कानूनी रूप से जो अभी चल रहा है, जिस तरह से आदेश के एक आदेश दूसरा आदेश अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सरकार के मंत्रियों के लिए आ गया है। देखिए, संविधान बनाने वालों ने शायद कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश में ऐसी परिस्थिति आएगी जब एक मुख्यमंत्री या एक पार्टी इस जिद पर उतर जाएगी कि नहीं, हम जेल से सरकार चलाएंगे। कभी संविधान बनाने वालों ने इतने निचले स्तर तक जाके सोचा नहीं होगा। इसलिए शायद ये प्रावधान जो 395 आर्टिकल शुरू में थे, उनमें से एक भी आर्टिकल में या जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया था उसमें ये प्रावधान नहीं रखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल और टेक्निकलिटी की, तो जब हम प्रैक्टिकल और टेक्निकल, और देखिए उसी संविधान में मैं एक बात और कहूंगा। अभी आपके जो रिपोर्टर है राजीव जी एक बात बता रहे थे कि जब व्यक्तिवाद की तरफ हमारा देश बढ़ चला है आज, तो उसमें मैं एक बात और कहूंगा कि संविधान बनाने वालों ने, जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें लगभग 90 आर्टिकल जो बात करते हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, देश की जो विधानसभा और पार्लियामेंटेरियन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की पावर्स की बात सिर्फ 2 या 3 आर्टिकल करते हैं। उसके बावजूद भी हम कहां पे आके खड़े हैं, एक व्यक्तिवाद की तरफ खड़े। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से और बहुत लॉ के विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को बहुत तरजीह से मानता हूं और ये मानता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूं इस बात पर कि क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, 2 लेटर आए, 2 चिट्ठियां आई कि भाई अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठियां दिल्ली वासियों के नाम पे दिया है। अब उस चिट्ठी में मान लीजिए आज मैं मान लेता हूं कि चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने जारी होगी, कल को क्या गारंटी है कि इनका ही कोई मंत्री इनके अंदरूनी बगावत करे और एक चिट्ठी निकाल दे कि ये कानून पास कर रहे हैं दिल्ली वाले और ये अरविंद केजरीवाल का मैसेज आया है। क्या वो उसकी वैधता मानी जाएगी? क्या उसकी वैधता कहीं से भी उसको समझा जाएगा? कहीं से वैधता उसकी प्रमाणित कर पाएगी कोई सरकार या फिर कोई एजेंसी? तो मुझे लगता है कि ये जो चिट्ठियों का ये जो खिलवाड़ चल रहा है, मैं तो दिल्ली पुलिस से अनुरोध करूंगा कि ये इसकी जांच करे और ये उसको सुनिश्चित करे कि क्या ये चिट्ठियां सौरभ भारद्वाज अतिशी खुद लिख के जारी कर रहे हैं, और अगर इन्होंने खुद लिख के अरविंद केजरीवाल के फर्जी साइन किए हैं तो ये दिल्ली वालों के साथ धोखा है और इनके खिलाफ 467, 468, 471 के आईपीसी की धारा में इनको जो है मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो मुख्यमंत्री है वो कोई ग्राम प्रधान या कोई छोटा सा आदमी नहीं है, वो एक सूबे का मुख्यमंत्री है। उसके पास तमाम तरह की शक्तियां होती, तमाम तरह की पावर्स होती हैं, और आप उसके सिग्नेचर को फॉर्ज करके या फिर जैसे भी करके एक दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस खिलवाड़ को बंद करने के लिए नैतिक तौर पर, चलिए मान लीजिए संविधान में कोई प्रोविजन नहीं, मैंने जैसा कहा कि कोई संविधान बनाने वालों ने इतने निचले स्तर पर जाके नहीं सोचा होगा, लेकिन नैतिक तौर पर आपकी जो आप तो उस पार्टी के थे जो 20,000 पन्नों की रामलीला मैदान से फहराते थे कि ये आरोप पत्र हैं और आरोप पत्र आते ही लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कम से कम आपको नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए और आपके अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है रुद्र जी, आप कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने इतने निचले स्तर पे नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं बहुत ऊपरी स्तर की बात कर रहा हूं। यह भी तो संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि हम ईडी जैसी कोई संस्था बनाएंगे, सीबीआई जैसी कोई संस्था बनाएंगे, उनका दुरुपयोग कहीं सरकारें ना करें। यह भी तो जग जाहिर है ना, ये सिर्फ बीजेपी और की बात नहीं है, तो कांग्रेस ने भी किया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने तब कहा था कि भाई सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता है। आज ठीक ऐसे ही आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूं 2G घोटाले का, कि 2G घोटाले को लेकर कहा गया कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, हजारों का घोटाला हो गया, लेकिन जब अदालत में मामला गया तो कुछ भी साबित नहीं कर पाए। तो ये दोनों पक्ष है ना, कि हो सकता है आज जो आरोप लगे हैं कल को वो निर्दोष भी साबित हो सकते हैं, दोषी भी साबित हो सकते हैं। तो ये खेल तो दोनों तरफ से चल रहा है। देश की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो सरकार के अधीन कैसे चलती हैं सबको मालूम है। बिल्कुल, आपकी बात मैं बिल्कुल जायज मानता हूं, लेकिन देखिए, जब वो तो जिसके पास सरकार होती है वो अपने सरकारी तंत्र को अपने अपने हिसाब से उसका खिलवाड़ करता है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। लेकिन देखिए, जो अभी का मामला है, जो अभी एक्साइज पॉलिसी का मामला है, इसमें देखिए एक बात और आप लोग कह रहे थे कि ट्रायल क्यों नहीं चल रहा। देखिए, ट्रायल कब कमेंस होता है? ट्रायल जब चलता है जब सारे जो एक्यूज होते हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई होती है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले लगभग 8-9 महीने से
जो संबंध जा रहे थे उसको उस पे अमल नहीं कर रहे थे, आ नहीं रहे थे। तो जब तक सारे एक्यूज उसमें उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हो जाएगी, सारे एक्यूज के स्टेटमेंट नहीं हो जाएंगे, चार्जशीट नहीं फाइल हो जाएगी, तब तक ट्रायल चल ही नहीं सकता। आप किसके खिलाफ ट्रायल चलाएंगे? एक आदमी उसमें, क्योंकि पूरा ट्रेल है ये, तो ये इस मामले में तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, जो और मामले थे, मान लीजिए मैं पी चिदम्बरम जी की बात करूं, उनमें मान लीजिए उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जब वो गए, इसी पीएमएलए एक्ट में ही हुआ था, उनको जमानत मिल गई। इन लोगों को जमानत अगर पिछले 2 सालों से नहीं मिल रही है, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और तमाम इनके नेता जो है, जो जाते हैं वो अंदर नहीं आते और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। एक जो इनकी मेन बेल एप्लीकेशन थी, रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई। क्यूरेटिव पिटीशन तक अगर आपकी खारिज हो रही, तो मतलब मामले में कुछ है, ऐसा नहीं कि मामले में कुछ नहीं है, मामले में है तभी। ठीक है, मैं खान साहब से ये जवाब लेता हूं। खान साहब जवाब दीजिए, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह है। राजनीतिक लड़ाई में आप मैसेज दे देंगे अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, ये सब कुछ जो हो रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के पीछे हो रहा है, लेकिन कानूनी लड़ाई की अपनी जगह है। आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, मनीष सिसोदिया के मामले में भी, लेकिन जमानत नहीं मिली। और कोर्ट ने कहा कि कई बार ऐसा कहा है कि हाँ कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो हुई है, इसलिए जमानत नहीं दी गई। देखिए, मेरे सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने पूछा था शरद चंद्र रेड्डी जिसके गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुई है, उसने 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत दी है, उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ईडी कब पहुंचेगी? वो शरद चंद्र रेड्डी जिसको ईडी की कस्टडी से, जिसकी कंपनी अरविंदो फार्मा भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत देती है, उसके गवाही पर आज तो सबको पता है, पूरे देश को पता है ना। तो ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में? ईडी क्यों नहीं पूछताछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? ये जो रिश्वत लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है, आज देश के सामने सारा सच मौजूद है। दूसरी बात, देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई, पर इन्होंने ये नहीं बताई कि छगन भुजबल के केस में जब छगन भुजबल ईडी के यहाँ छगन भुजबल कोर्ट में पेश होता है, तो ईडी क्या कहती है जाकर कि साहब इसकी फाइल गायब हो गई। उस पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील साहब ने कोई प्रकाश नहीं डाला, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया। एक चीज और देखिए, पीएमएलए केस एक ऐसा केस है जिसको 2018-19 में जिसको संशोधन किया गया, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि इसमें खुद को प्रूव करना होता है कि हम गिल्टी नहीं है। तो ये तो बनाया ही क्या अपोजिशन को खत्म करने के लिए? एक भी नाम, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उनको जमानत मिल गई, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दलाली करने लगे, जो उनको रिश्वत देने लगे, उनको जमानत मिल गई। एक लंबी फहरिस्त है। मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं खुराना साहब से, लेकिन 30 सेकंड ये नैतिकता की बात करते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते हैं, उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंचती है? वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो जाता है? उसको उप मुख्यमंत्री क्यों बना देते हो? आपके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह जी, जिससे चक्की पिसवा रहे थे, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको जेल भेज रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। आज इस देश का सबसे बड़ा घोटाला, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, वो देश के सामने है। इससे बचने के लिए भाजपा दाएं बाएं कर रही है। ठीक है, हो गया खान साहब, हो गया। खुराना साहब, पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, शरद चंद्र रेड्डी से जो 60, ठीक है, जवाब ले लेता हूं। ठीक है, जवाब खुराना